Hi, this is Savita Mishra. Welcome back to my YouTube channel Ashipta Education Point. We have already covered half of this chapter in the previous video. Now come to the next, ribosomes. What is ribosomes? Ribosomes जो होते हैं ये ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। हम इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये जो है प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं और ये दोनों सेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये एक नेटवर्क फ्रेम करता है मेम्ब्रेन बॉन्ड का, ट्यूब्स की तरह, है ना, किसके अंदर, सेल के अंदर। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। तो पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बात करते हैं। ये जो है देखने में कैसे लगते हैं, ये अपीयर होते हैं रफ, किस वजह से, क्योंकि इन पे जो है राइबोसोम्स प्रेजेंस होते हैं, है ना। राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से ये रफ अपीयर करते हैं और ये जो है राइबोसोम्स यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, लेकिन ये लिपिड का प्रोडक्शन नहीं करते और इनका कोई भी रोल नहीं होता एंजाइम में या हार्मोन बनाने में। और ये इनके अंदर ये भी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये जो है डिटॉक्सिफिकेशन कर सकें किसी भी फॉरेन मटेरियल का, यानी कोई भी इम्प्योरिटी अगर सेल के अंदर आ गई है तो ये डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाते। इसके बाद आते हैं एसईआर में। एसईआर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये स्मूथ अपीयर होता है ना, और इसकी अपीयरेंस स्मूथ होती है और ये क्या करता है, लिपिड एंजाइम और हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन के सिंथेसाइज में किसी तरह की मदद नहीं करते, ये सिर्फ लिपिड का प्रोडक्शन करते हैं। और जो है अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल या कोई भी इम्प्योरिटी सेल के अंदर आ जाती है तो इसे डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं, है ना, सेल के अंदर। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय। तो इसका आंसर होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। केवल ये जो एसआर होते हैं यही क्या करते हैं, लिपिड का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना, ये तो हमें। अब आते हैं गोल्जी एपरेटस पे, क्योंकि ये इसको डिस्कवर किया था कैमेलियो गोल्जी ने और उन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी एपरेटस पड़ गया था। और ये जो गोल्जी एपरेटस है ये एक तरह का सिस्टर्न होता है मेम्ब्रेन्स बॉन्ड का, है ना। ये क्या होती हैं, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये एक दूसरे के पैरेलल सैक की तरह अरेंज होती हैं और इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये जो है जो भी प्रोटीन होता है उसको पैक करेंगी, स्टोर करेंगी, अगर उसमें कोई कमी है तो उसको मॉडिफाई करती हैं और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं। कहाँ करेंगी, अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसके बाद ये एक और काम करती हैं, ये क्या करते हैं कि लाइजोसोम का फॉर्मेशन भी करते हैं। इसके बाद आते हैं लाइजोसोम्स में। लाइजोसोम्स जो होते हैं ये इनको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं और इनके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम फिल्ड होता है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, कोई फॉरेन मटेरियल अगर सेल के अंदर आ जाता है तो उसको बाहर फेंक देते हैं ताकि जो है सेल में क्लीनलीनेस मेंटेन रहे। लाइजोसोम क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर में और मतलब ताकि उसको जो है हम एक पावरफुल एंजाइम की तरह यूज़ कर पाएँ। अच्छा, इसको सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर जो है सेल के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल आ जाता है ना, और जिससे जो है सेल में क्या होती है, डिस्टर्बेंस होने लगती है, तो ये क्या करता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये सारा का सारा सेल के ऊपर थ्रो कर देगा और अपने आप को ही डाइजेस्ट कर लेगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सुसाइड बैग कहते हैं। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, ये जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे सबको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ओल्ड ऑर्गेनल। इसके बाद आते हैं वैक्यूल पे। वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स स्टोरेज सैक होते हैं सेल के अंदर। ये एनिमल सेल में तो छोटे होते हैं एनिमल्स में, लेकिन प्लांट सेल में ये बड़े होते हैं। ये प्लांट का जो सेंट्रल वैक्यूल जो है प्लांट में सेंट्रल में होता है और ये कम से कम 50 से 90% स्पेस जो है ऑक्यूपाइज करता है। ठीक है, और इसका मेन काम होता है प्लांट सेल को जो टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करना, ताकि क्योंकि सेल जो प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकते तो उनको जो स्ट्रेंथ और पावर जो है उनकी इसी से बढ़ती है, ताकि वो जो है मतलब जितने ज़्यादा रिजिड होते हैं उतने ज़्यादा वो जो है पावरफुली या स्ट्रेंथफुली खड़े रहते हैं अपनी जगह पे। और ये क्या करता है, ये स्टोर करता है बहुत जो एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया या शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करता है ये वैक्यूल
स्टोर करता है। इसके बाद इसका एक और मेन रोल होता है कि ये क्या करता है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, फूड आइटम कंज्यूम करते हैं, तो जब फूड आइटम वो खाते हैं तो उनका जो वेस्ट होता है वो कहाँ जाता है, वो इसी वैक्यूल में स्टोर हो जाता है और फिर वो उसको बाहर थ्रो आउट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये इसको सभी जानते हैं कि हम इसको क्या कहते हैं, इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। और इसके पास जो है अपनी दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर फोल्ड मेम्ब्रेन होती है। तो जब एटीपी का जनरेशन होता है तो ये जो इनर फोल्ड मेम्ब्रेन होती है ये अपना सरफेस एरिया बड़ा कर लेती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको हम सेल एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, सेल की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये एटीपी प्रोड्यूस करेगा और हम इसको एटीपी को कब यूज़ करते हैं, जब सेलुलर एक्टिविटी के लिए किसी भी सेल को इसकी ज़रूरत होती है मैकेनिकल वर्क के लिए, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एक और बात, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होता है, तो ये जो है अपना प्रोटीन खुद ही सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, इसे किसी और से प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद आते हैं प्लास्टिसाइड पे। प्लास्टिसाइड ये जो होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिसाइड जो होता है ये दो वैरायटीज़ में मिलता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर प्लास्टिसाइड होते हैं, जो फ्लावर में कलर वगैरह आता है ना, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि इसमें जो है चूँकि क्लोरोफिल होता है ना, जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये रेगुलेट करता है ये ऑटोट्रॉफिक्स के लिए ऑक्सीजन लेवल को। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस होता है ना, इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक स्टोरेज साइट होती है। ये क्या करता है, जो भी स्टार्च होगा या ऑयल होगा या जो भी प्रोटीन ग्रैनुल्स होते हैं ये सबको क्या करता है, स्टोर करता है ना। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लेते हैं कि जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है वो किस में होती है, न्यूक्लियस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, प्लास्टिसाइड में होती है ना। और सिंगल मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल्स में, लाइजोसोम्स में, गोल्जी एपरेटस में, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन्स होती नहीं है, जैसे राइजोसोम हो गए, है ना, सेंट्रोसोम्स हो गए, एक्सेट्रा। इसके बाद जल्दी एक नज़र डाल लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस में। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर कुछ फीचर हैं, उनके बेस पर हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस। तो सबसे पहले सेल का शेप देख लेते हैं। प्लांट सेल में जो है ये स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है और एनिमल सेल में इरेगुलर होगा या राउंड होगा। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लाज्मस या सेल मेम्ब्रेन ये दोनों में प्रेजेंट होती है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की बात करें तो ये जो है प्लांट सेल में साइड में होता है, लेकिन एनिमल सेल में ये सेंट्रल में होता है। गोल्जी एपरेटस दोनों में प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम जो होता है वो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होता है बहुत कम, लेकिन एनिमल सेल में अच्छे से प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, राइजोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिसाइड जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। वैक्यूल की बात करें तो ये प्लांट सेल में जो है छोटा होता है, बड़ा होता है, लेकिन जो है एनिमल सेल में ये छोटा होता है। सीलिया जो है प्लांट सेल में नहीं होता है ना, ये जो है कुछ एनिमल सेल में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें थोड़ा प्लांट सेल में कम होता है, लेकिन जो है एनिमल सेल में ज़्यादा होता है। इसी तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट सेल में जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और एनिमल सेल में जो है ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेल डिवीज़न में। सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है जिसमें जो है एक सेल जो है डिवाइड होकर दो नया सेल बनाता है ना। और इसमें दो टर्म हमें देखने को मिलेंगे, एक मिटोसिस और एक मायोसिस। मिटोसिस क्या होता है, ये एक इक्वेशनल डिवीज़न होता है। इसमें जो दो डॉटर सेल फॉर्म होंगे और जो डॉटर सेल होंगे उनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जितने उनके पेरेंट सेल के अंदर है। ये क्या करता है, ये ग्रोथ और टिश्यू, जो इंजर्ड टिश्यूज़ होते हैं उनके ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प भी करता है। ठीक है, इसके बाद आता है मियोसिस पर। ये एक रिडक्शनल डिवीज़न होता है ना। इसमें जो है 4 डॉटर सेल बनेंगे, लेकिन जो डॉटर सेल होते हैं उनके पास जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो इनके पेरेंट सेल की हाफ होती है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, गैमेट्स के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट PYQ के क्वेश्चंस और उनके आंसर भी दिए हैं, उनको एक बार देख लेना। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। टिल देन बाय बाय। इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ like and subscribe. Till then, bye.